स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बसपा प्रमुख मायावती का कन्नौज दौरा। मायावती 9 मई को कन्नौज में करेंगी जनसभा को संबोधित। स्वामी एक्सानंद इंटर कॉलेज मैदान में होगी जनसभा। बसपा प्रत्याशी के समर्थन में मांगेंगी वोट। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको सामने आ रही है, जहां पर कन्नौज दौरे पर रहेंगी बीएसपी प्रमुख मायावती। बड़ी खबर इस वक्त की, बसपा प्रमुख मायावती का कन्नौज दौरा है, जहां पर वो अपने पक्ष में वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगी। बता दें आपको 9 मई को कन्नौज दौरे पर रहेंगी मायावती। स्वामी एक्सानंद इंटर कॉलेज में जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जहां पर बसपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगती हुई नजर आएंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, मायावती 9 मई को कन्नौज में जनसभा करेंगी, जहां पर वो वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगी। स्वामी एक्सानंद इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आएंगी मायावती। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, चौथे चरण के चुनाव के लिए लगातार तैयारियां जारी हैं। इस बीच बसपा प्रमुख मायावती का कन्नौज दौरा है। मायावती 9 मई को कन्नौज में जनसभा को संबोधित करेंगी। स्वामी एक्सानंद इंटर कॉलेज मैदान में होगी जनसभा। बसपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगती हुई नजर आएंगी मायावती। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, जहां पर कन्नौज में एक और अखिलेश यादव अपने पक्ष पे वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर 9 मई को कन्नौज में मायावती जनसभा करेंगी और बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में वोटर्स को साधने की भरपूर कोशिश करती हुई नजर आएंगी। बता दें आपको, यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। एक और देखा जा रहा है किस तरह से बीजेपी के उम्मीदवार भी लगातार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, तो वहीं सपा से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, कन्नौज दौरे पर रहेंगी मायावती, किस तरह से इस दौरे को देखा जाए, क्या कुछ चुनौतियां हैं बीएसपी के सामने? देखिए, बिल्कुल बसपा प्रत्याशी के लिए वो वोट मांगेंगी कल बसपा सुप्रीमो, और जो वहाँ के प्रत्याशी हैं इमरान बिन जफर, उनके लिए वोट मांगेंगी। आपको बता दें कि इस लोकसभा सीट पर कभी हाथी को नहीं रफ्तार मिली है और कई दिग्गज भी लड़े, लेकिन कोई करिश्मा आज तक नहीं हुआ। अभी तक यहाँ कभी बसपा का खाता तक नहीं खुला है इस सीट पर। 1996 में चाहे चुनाव लड़ाया गया, भगवान दीन कुशवाहा से लेकर 19 तो फिर उनको वो चुनाव नहीं जीता, फिर 98 में उनको मौका दिया गया, तो कहीं ना कहीं 99 में भी मुलायम सिंह के खिलाफ जब सुदर्श पाल लड़े, वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौतियां इस सीट पर। और पिछले चुनाव की बात करें, 2019 के चुनाव में गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी के साथ बसपा यहाँ पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन जो प्रत्याशी थे डिम्पल यादव, उनको हार का सामना करना पड़ा था और वहां से सुब्रत पाठक चुनाव जीत गए थे। तो कहीं ना कहीं इस बार कोशिश करेंगी मायावती की फिर से एक बार जीत लिया जाए सीट को, और ये कोशिश की जाए कि किसी भी तरीके से हाथी यहाँ पर जीते। लेकिन जो अभी भी समीकरण है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो प्रत्याशी उतारा गया है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो कोर वोटर है उसका नुकसान कर रहा है, और बीजेपी को कहीं ना कहीं सियासी समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी को काफी फायदा हो रहा है। तो लेकिन सिद्धार्थ, जिस तरह से मायावती के अभी तक के जितने उम्मीदवार देखे गए हैं काफी ज्यादा चुनौती भरे रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में कहीं भी नजर नहीं आएगी, लेकिन चाहे मेरठ हो या फिर बिजनौर हो, तमाम ऐसी सीट थी जहां से बीएसपी ने अपना काफी ज्यादा कदावर उम्मीदवार सामने निकाला। अब यहाँ पर कन्नौज में किस तरह की स्थिति बनेगी? देखिए नेहा, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसके पहले जब यहाँ प्रत्याशी उतारा गया था तो प्रत्याशी की जब घोषणा हुई थी तो वो प्रत्याशी अकील अहमद को उतारा गया, फिर हटाकर टिकट काट दिया गया, फिर नया प्रत्याशी दे दिया गया। और ये कहा गया कि ये जो प्रत्याशी पहले उतारा गया है वो सियासी समीकरण में फिट नहीं बैठ रहा है, और उसके खिलाफ कहीं ना कहीं रिपोर्ट दे दी गई कि वो कहीं ना कहीं एक प्रत्याशी है उनके काफी नजदीकी है। तो इस तरीके से रिपोर्ट गई थी। अब जब अखिलेश यादव इस सीट पर चुनाव लड़ने लगे तो फिर ये सीट कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की चर्चित सीटों में आ गई। तो अब बसपा भी ये कोशिश कर रही है कि अपना भी एक अस्तित्व हो और ये बताया जाए कि बसपा भी बढ़िया चुनाव लड़ेगी। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो बीएसपी को लोग बी टीम जो कहते थे बीजेपी की, उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो भ्रांति को बसपा खत्म कर रही है, और हर जो प्रत्याशी लड़ाए जा रहे हैं वो मजबूत प्रत्याशी लड़ाए। जिस तरह आपने कहा है कि बसपा ये कोशिश कर रही है, तो बिल्कुल ये सही बात है। उत्तर प्रदेश में तो खास करके हर सीटों पर ऐसे प्रत्याशी उतार दिए गए हैं जो कहीं बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं,
कहीं समाजवादी पार्टी का, लेकिन इस सीट पर जो प्रत्याशी उतारे गए वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का पूरी तरीके से नुकसान कर रहे हैं। अब देखना ये है कि कितना वो नुकसान करते हैं और क्या लड़ाई त्रिकोणीय हो जाएगी, ये तो अभी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है यम समीकरण का, उसको कहीं ना कहीं वो नुकसान कर रहे हैं पूरी तरीके से। अब देखना ये है कि कल जब रैली में आएंगी तो किस तरीके से जब वो बसपा सुप्रीमो रैली को संबोधित करेंगे तो देखना किन मुद्दों पर बात करती है। स्थानीय मुद्दों को करते हैं कि वैसे जब भी वो जाती है तो समाजवादी पार्टी की कानून व्यवस्था पर वो हमेशा सवाल उठाती है, और बीजेपी को लेकर वो कहती है बेरोजगारी बढ़ी है, इन सब चीजों को लेकर चर्चा करती है। अब कल देखना ये है जो स्थानीय मुद्दे, यहाँ से अखिलेश यादव सांसद रहे, मुलायम सिंह यादव सांसद रहे, तो डिम्पल यादव सांसद रही। अगर कन्नौज के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो कौन से मुद्दे आपको वहां पर नजर आते हैं जिनको मायावती उठा सकती है वहां से, और तमाम जो जनता है उन पर वो इफेक्ट भी करेगा? देखिए, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वहाँ पर किसानों को लेकर है। किसानों की जो फसल है उसको लेकर है, किसानों की फसल की जो आय है, किसानों की आय किस तरीके से बढ़ाई जाए, इसको लेकर उम्मीद है कि मायावती इस पर बोलेंगी। और ये लगातार ये किसानों से जो बेल्ट है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो मुख्य स्रोत है आय का वो कृषि है, मुख्य आय स्रोत है उस क्षेत्र का। अब देखना ये क्या बताती है कि उनकी सरकार आएगी तो वो किस तरीके से काम करेंगे। या और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मायावती इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है, कोई गठबंधन उनके साथ नहीं है। पिछली बार तो गठबंधन में साथ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार कोई गठबंधन साथ नहीं है। तो ये भी लगातार मायावती जब भी जिस रैली में जाती है कहती है हम अकेले लड़ रहे हैं, किसी गठबंधन के साथ नहीं, हमने सब गठबंधन का साथ करके देख लिया है और हमारा जो वोटर है वो हमारे साथ है। ये देखने वाली बात है। जो बीएसपी का कोर वोटर है वो बीएसपी के साथ रहता है इस सीट पर नहीं, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है कि बीएसपी का जो कोर वोटर है वो कभी कभी बीजेपी के साथ चला जाता है। तो अब देखने वाली बात होगी, अब अपने कोर वोटर को अगर वो कल रैली में संबोधित करने के बाद अगर कोर वोटर जो है वो बीएसपी के साथ रह गया तो बीएसपी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और अभी जो पूरी तरीके से सियासी समीकरण है वो कहीं ना कहीं सीधी लड़ाई समाजवादी बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की है। तो अखिलेश यादव वर्सेस जो सुब्रत पाठक है उनसे है। तो इस तरीके से है। देखना ये है कि उनका जो प्रत्याशी इसको कितना लड़ाई में ला पाती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। और चौथे चरण में यहाँ पर चुनाव होना है, काफी कम समय बचा हुआ है और अखिलेश यादव लगातार रैली कर रहे हैं। और सुब्रत पाठक के लिए भी, चाहे ब्रजेश पाठक की बात कर ले, चाहे केंद्रीय नेतृत्व की बात कर ले, कई सब बड़े नेताओं की लगातार रैलियां लगी, जनसभा लगी, प्रभु सम्मेलन हो रहे हैं। कल बसपा सुप्रीमो के पहुंचने के बाद अब देखना है कितना उनका प्रत्याशी आगे बढ़ता है और कितना वो लड़ाई बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ ज्यादा जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर बता दें आपको, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की गाजियाबाद इकाई ने गाजियाबाद नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 10 मई को प्रदर्शन का ऐलान किया है। बजरंग दल के पदाधिकारी का कहना है कि बीते 6 महीने में कई मंदिर हैं जिन्हें तोड़ा गया है। वहीं 25 अवैध तरीके से बनी पीर मजारों की लिस्ट नगर निगम को दी गई है, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कहना है कि अभी हाल ही में नगर निगम ने विवेकानंद नगर में बालाजी मंदिर के भंडारण और सत्संग गृह को तोड़ दिया है। हिंदू मंदिरों के खिलाफ गाजियाबाद नगर निगम बर्बरतापूर्वक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने बताया है कि नगर निगम मुख्यालय नवयुग मार्केट पर 10 मई 9:30 बजे विशाल विरोध प्रदर्शन करेगा। ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक नगर आयुक्त और महापौर स्वयं अपना स्पष्टीकरण और लिखित आश्वासन नहीं दे देते हैं। इसमें विनय कक्कड़ और पवन अग्रवाल, संगठन मंत्री मनीष से मंत्री विवेक गोस्वामी, इसी के साथ ही समरसता प्रमुख मोहित, बजरंग दल संयोजक गौरव, प्रखंड मंत्री जयवीर सिंह भी मौजूद रहे। तो बता दें आपको, नगर निगम के खिलाफ वीएचपी और बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया है। गाजियाबाद नगर निगम के खिलाफ ये मोर्चा खोला गया है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि पीर मजारों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन बर्बरता पूर्वक तमाम मंदिरों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कई मंदिरों को तोड़ा गया है, जिससे बजरंग दल और वीएचपी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम संगठन नाराज नजर आ रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजीत रावत जुड़ चुके हैं। अजीत, इस तरह से ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि पीर और मजारों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन मंदिरों पर लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या कुछ माहौल है?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि गाजियाबाद विश्व हिंदू परिषद अब इसको लेकर आह्वान कर दिया है। आज उन्होंने ये प्रेस वार्ता की है जिसमें उन्होंने 10 तारीख का ये समय रखा है। उन्होंने ये ऐलान करने के लिए आज से प्रेस वार्ता रखी है और नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन करने का इन्होंने आह्वान किया है। नगर निगम के ऊपर लगाए गए आरोप जो हैं वो पिछले 1 साल से नगर निगम ने 12 मंदिरों को ध्वस्त किए हैं, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद महानगर अध्यक्ष आलोक गर्ग का कहना है हजारों की संख्या में आने वाले 10 तारीख को नगर निगम पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ आलोक गर्ग का कहना है मंदिर पर तो बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है, मगर वहां मजार और जो तमाम ऐसे मजार होते हैं जहां पर रोड के बीच में या इस प्रकार से जो प्रशासन के काम में बाधा डालते हैं, ऐसे मजारों पर कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये कहीं ना कहीं मंदिरों को ही टारगेट बनाया जा रहा है, जिसको लेकर ये एक बड़ा ऐलान है और विश्व हिंदू परिषद इसको लेकर के आह्वान कर चुका है कि आने वाले 10 तारीख को वो बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। अजीत, प्रदर्शन की बात की जा रही है बजरंग दल की ओर से, वीएचपी की ओर से, लेकिन क्या इससे पहले प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हुई है? और अगर बातचीत हुई है तो अधिकारियों को क्या कुछ कहना है? उनका सिर्फ और तो उनका कहना था, हालांकि पहले भी उन्होंने ज्ञापन के जरिए अपनी बात रखने का प्रयास किया था, जिसके बाद प्रशासन ने कहीं ना कहीं लापरवाही के बाद कोई भी कार्रवाई उनके लिए नहीं की है और जिसके बाद आश्वासन दिया गया था कि हम किसी भी मंदिर को या किसी भी हिंदू या किसी भी समाज को हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे, प्रशासन की तरफ से ये कहना था। मगर कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही है, जिसके बाद एक तरफा ये कार्रवाई करने के विरुद्ध ये बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो आने वाली आगामी 10 तारीख को रखी गई है, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये प्रदर्शन करने का जो तारीख है वो बिल्कुल अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर धरना प्रदर्शन करने की आह्वान कर चुके हैं। अजीत, 1 साल में 12 मंदिरों को तोड़ने की जानकारी यहाँ पर मिल रही है। जितने भी मंदिरों को तोड़ा गया, इन्हें किस तरह से चिन्हित किया गया था और जिन मजारों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है उसको लेकर नगर निगम की ओर से क्या कुछ कहना है? देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन जो है इससे मुंह फेर रहा है। हालांकि इस पर कोई बयान उन्होंने नहीं दिया है और उन्होंने ये कहा है कि प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि ऐसा किसी भी तरीके से ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद आरोप है। हमें जो भी हमारे प्रशासनिक में बाधा अगर डालते हैं, या वो मंदिर हो या मस्जिद हो, हम उसको ध्वस्त करने का काम करते हैं, जिससे कि आने वाले समाज के लिए कुछ उन्नति के लिए हम आगे बढ़ सके और उसको विकास कार्य जो लोगों के हित के लिए वो काम आ सके। और इसी को लेकर के ये जो ध्वस्त करने का जो कार्रवाई है वो की जाती है। तो इसी को लेकर ये बड़ा बयान था। अब हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले आगामी 10 तारीख को किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद ये अपनी बात और अपनी मांगों को लेकर नगर निगम पर धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं रायबरेली दौरे के तीसरे दिन प्रियंका गांधी ने बुधवार को चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया। रायबरेली संसदीय सीट से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। बछरवा विधानसभा से प्रियंका गांधी ने प्रचार अभियान की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने दुलसावा में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। न्याय संकल्प सभा को भी संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रायबरेली से उनके परिवार का पुराना रिश्ता है। सामाजिक मुद्दों को लेकर आक्रामक प्रियंका गांधी बीजेपी पर जमकर हमलावर रही। वहीं हज यात्रा की शुरुआत 9 मई से हो जाएगी। इस बार पूरे भारत में लगभग 1,75,000 हज यात्री सऊदी अरब हज करने के लिए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां से करीब 18,010 लोग हज यात्रा पर रवाना होंगे। लखनऊ एयरपोर्ट से 8,080 हज यात्री रवाना किए जाएंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन के टाइम पर हज यात्रा शुरू हुई है। हज यात्रियों का मतदान न छूटे, इसके लिए डॉक्टर अम्मार रिजवी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और जेपी नड्डा को पत्र भी लिखा है। पत्र लिखकर हज यात्रियों को पोस्टल बैलेट की सुविधा दिए जाने की भी मांग की गई है। बता दें आपको कि अम्मार रिजवी ने कहा है कि हमारा पूरा प्रयास है कि कोई भी वोट देने से वंचित न रहे। इस बार करीब 2 लाख लोग हज यात्रा पर जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश मीडिया बता दें आपको प्रभारी पंखुड़ी पाठक अमेठी पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेठी में अब सीरियल पॉलिटिशियन की जगह सीरियस पॉलिटिशियन यहां से सांसद बनेंगे। मीडिया के सवाल पर पंखुड़ी पाठक ने कहा कि केएल शर्मा
को अमेठी कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाए जाने के बाद लोगों और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और अब अमेठी में सीरियल पॉलिटिशियन की जगह सीरियस पॉलिटिशियन यहां के सांसद बनेंगे। बता दें कि बीजेपी के द्वारा कांग्रेस पर पाकिस्तान से फंडिंग को लेकर पूछे गए सवाल पर पंखुड़ी पाठक ने कहा कि बहुत ही दुख की बात है कि बीजेपी को सत्ता में रहते हुए 10 साल हो गए हैं पर वो अपनी एक भी उपलब्धि नहीं गिनवा सकते हैं। के शर्मा जी के सांसद प्रत्याशी बनने से जनता में भारी उत्साह है, क्योंकि शर्मा जी पिछले 40 साल से इस क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं, उनके सुख दुख में साथ रहे हैं और एक सेवक बनके उन्होंने यहाँ की जनता की सेवा करी है। तो आज जब वो यहाँ पे प्रत्याशी बने हैं तो जनता में भारी उत्साह है, लोग पहले से उनसे जुड़े हुए हैं और लोग पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि अब एक सीरियल पॉलिटिशियन की जगह एक सीरियस पॉलिटिशियन यहाँ के सांसद बनेंगे और अमेठी का वापस विकास शुरू होगा। देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी को सरकार में हो गए हैं, उसके बावजूद आज वो अपनी एक भी उपलब्धि गिना नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री जी को स्वयं खुले मंचों से हिंदू मुसलमान की बात करनी पड़ती है, पाकिस्तान की बात करनी पड़ती है। इसका कारण यही है कि आज जो जनता उनसे सवाल पूछ रही है उसके जवाब उनके पास नहीं है। 2 करोड़ रोजगार सालाना का जवाब नहीं है, 15 लाख का जवाब नहीं है, स्मार्ट सिटी का जवाब नहीं है, बुलेट ट्रेन का जवाब नहीं है, मेक इन इंडिया का जवाब नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों के उनके पास जवाब नहीं है। इसीलिए जो उनकी एक घिसी पिटी स्ट्रैटेजी है हर बात में हिंदू मुसलमान करने की, वही वो इस चुनाव में भी यूज करते हैं। वहीं रामपुर में सरकार के जमीन अतिक्रमण करने पर लोगों ने जमकर रोष मनाया। इस दौरान बिलासपुर के सिख समाज के लोग जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और डीएम जोगिंदर सिंह से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सुनागली में राज्य विकास प्राधिकरण ने जबरदस्ती अतिक्रमण कर लिया है और इस जमीन का मुआवजा भी नहीं दिया गया है। बता दें कि जिला अधिकारी ने 1 महीने में जमीन खाली करने का निर्देश दिया था। बिलासपुर तहसील के अंतर्गत ये 2 गांव आते हैं जिसमें भूमि का अधिग्रहण किया गया था पुराने लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत 2005 में, और जिसमें लगभग 19 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिसपे क्या कहते हैं दाखिल खारिज भी है और यूपीसीडा को वो जमीन हस्तांतरित भी है। बाकी की जो लगभग 12 से 14 हेक्टेयर जमीन है उसके भी दाखिल खारिज बचे हुए हैं। उसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है यूपीसीडा ने केस अपना हाईकोर्ट में जीत लिया है, तो उसके दाखिल खारिज के लिए जैसी पत्रावली हमारे तहसीलदार न्यायालय बिलासपुर में प्राप्त होती है तो हम लोग दाखिल खारिज कराएंगे, क्योंकि ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी और इसको इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में यूपीसीडा के द्वारा डेवलप किया जाना था। किसानों का यही कहना था कि सर ये हमारी ज़मीन है, लेकिन क्योंकि ये ज़मीन अधिग्रहित हो चुकी है और उनका जो पैसा है SL ऑफिस में भी जमा है, तो उसके तहत ये माना जाता है अगर SL ऑफिस में पैसा कोई भी विभाग अपना जमा करता है तो वो कम्पनसेशन पेड माना जाता है जी। इसी के तहत किसानों ने कुछ समय का मतलब 1 महीने का लगभग वक्त मांगा है और उसके बाद ये ज़मीन जो है वो अभी आगे इसका फसल नहीं बोएंगे और इस ज़मीन को हस्तांतरित यूपीसीडा को किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। लोनी इलाके में मां बेटे की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। डबल मर्डर की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। घटना किसने और क्यों अंजाम दिया इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार घटना थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र के गुलाब वाटिका कॉलोनी की है। वहीं बिजनौर जिले की नजीबाबाद थाना पुलिस और वन विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। सर्च ऑपरेशन में बिजनौर से उत्तराखंड में कछुओं की तस्करी का प्रयास करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और वन विभाग की टीम ने 2 तस्कर हुकूमत और करीम को गिरफ्तार किया है। उनके पास से संरक्षित प्रजातियों के 38 कछुए बरामद हुए हैं। ये कछुए सिर्फ गंगा नदी में मिलते हैं। सर्वाधिक आयु तक जीवित रहते हुए कछुए तस्करी उनकी हड्डी और शक्ति वर्धक दवा के रूप में उनके मांस के लालच में की जाती है। बता दें आपको कि वन विभाग के अफसरों के मुताबिक एक कछुए की अनुमानित कीमत करीब 10,000 से 50,000 के बीच होती है। थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जो कि घोसीपुर जनपद हरिद्वार उत्तराखंड के रहने वाले हैं।
इनके कब्जे से 38 कछुए बरामद हुए हैं जो भिन्न भिन्न प्रजाति के हैं तथा तस्करी में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इनके विरुद्ध थाना नजीबाबाद पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसे पूछताछ करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के अभय खंड के शनि चौकी पर महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस दौरान ज्योति का पति भी घायल हो गया। दरअसल महिला ज्योति अपनी मां चंपा के पास मिलने आई हुई थी। इसके साथ उसका पति लतेश भी उसके साथ मौजूद था। यहां दोनों शनि चौकी पहुंचे तो उन्हें देखा गया कि उनकी मां चंपा की अजय चौधरी और बॉबी नाम के युवकों से लड़ाई हो रही थी। उन्होंने बीच बचाव कराया तो मां से लड़ रहे बॉबी ने बेटी पर चाकू से वार कर दिया। बीच बचाव करने आया ज्योति का पति लतेश पर भी चाकू से हमला किया गया। इसके बाद दोनों को अस्पताल भेजा गया, जहां ज्योति को मृत घोषित कर दिया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने हमलावर बॉबी को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसी के साथ ही एसीपी सलोनी अग्रवाल ने बताया है कि पूरी घटनाक्रम में बॉबी को देर रात ही गिरफ्तार कर लिया गया था। कार्रवाई की जांच की जा रही है। ये सर हुआ था, हम बैटरी रिक्शा चलाती हूँ। 6 साल पहले हम बॉबी को संपर्क में थे, अब नहीं थी मैंने 4 साल से। ठीक है, उसके बाद हम रिक्शा चलाने लगे। उसने हमें जेल में पहुंचा दिया था। हम वहाँ से बरी होकर आया अपने आप। हम अपनी छोटी सी जिंदगी हम अपने बच्चे के साथ गुजार रहे थे। किसके संपर्क में थे? अभी मैं अजय चौधरी के संपर्क में थे। आज दिनांक 7/5/2024 को थाना इंदिरापुरम के अभयखंड चौकी क्षेत्र में एक महिला के चाकू से घायल होने की सूचना प्राप्त होती है। तत्काल सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायल महिला को उपचार के लिए एमवी केयर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि ये महिला ज्योति वाइफ ऑफ ललतेश है, जो कि मकनपुर में अपनी माता चंपा देवी के यहाँ पर अपने पति के साथ आई। उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।